अच्छा जी, सबसे पहले तो लेट्स डू अ रिवीजन, क्योंकि दिस इज आवर एक्चुअली मेरे ख्याल से सिक्स्थ लेक्चर, यस, यानी दिस इज द एंडिंग पार्ट ऑफ योर क्वाड्रेटिक्स। तो इसमें है क्या क्या, इसके अंदर आपके पास है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिसगाइज क्वाड्रेटिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आएगा, ये भी आएगा दोबारा से। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, स्केचिंग क्वाड्रेटिक ग्राफ्स, ये भी आपके पास है। और और पहले तो मैं इनइक्वालिटी जाऊँ, कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अभी आएगा, तो आई एम रिवाइजिंग इट, क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद भूल गए हो, शायद ना भूले हो। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब है कि आपने करना क्या है, आपने इनइक्वालिटी लिखना सीखनी थी। अगर वो क्वाड्रेटिक हो, कैसे लिखी जाती है, उसके दो तरीके थे। इफ इट इज ग्रेटर तो हम बाहर वाला रीजन शेड करते हैं, और अगर वो लेस हो तो हम क्या करते हैं, अंदर वाला रीजन शेड करते हैं। ये अभी आएगा आपके सामने, यानी दिस सब टॉपिक विल गेट मर्ज विद द करंट सब टॉपिक दैट वी आर डूइंग, विच वी हैव ऑलरेडी डन। जिसके ये चार केसेस थे। चार केसेस क्या थे आपके पास? चार केसेस थे। रियल एंड इक्वल में क्या करना है, नो रियल रूट्स में क्या करना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या करना है, और रियल रूट्स में क्या करना है। ठीक है, यानी रियल एंड इक्वल में इक्वल्स टू जीरो करना था, इसके आपको ऑल्टरनेट नेम भी सब लिखवा दिया था। नो नो रियल रूट्स में क्या करना है, लेस देन जीरो। रियल एंड डिस्टिंक्ट में ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, रियल रूट्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब होता क्या है यहाँ पर, मसला क्या आता है? मैंने आपको इसके सवाल कराए थे, इनइक्वालिटी का सवाल नहीं कराया था अब तक, क्योंकि इन तीन केसेस में इनइक्वालिटी है। ठीक है, इन तीन केसेस के अंदर इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक्स, अगर आपकी किसी की फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन में से, तो प्लीज यू नीड टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट, वरना समझ में नहीं आएगा, आज एंडिंग है। तो इन तीन के अंदर इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में क्या मसला है सर? देखो, अगर लीनियर इनइक्वालिटी तो कोई मसला नहीं है, 2x - 7 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 7/2। बट इफ इट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, देन अगर आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला सब टॉपिक में आपने वो ग्राफ वाला पार्ट नहीं समझना था, या आप ग्राफ नहीं बनाते थे, तो आपको तंग करेगा। ठीक है, जैसे कि अगेन, यस हसन, सबसे पहले रूट्स आर रियल, ये कौन सी कंडीशन है? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - px + 8 आर रियल। रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब है कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये कंडीशन क्या है? कंडीशन है b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो जब आपके पास इनइक्वालिटी आ जाती है ना, इनइक्वालिटी, देन द चांसेस आर कि यू दिस टॉपिक गोज टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला पार्ट, यानी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अच्छी होगी तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा बी की जगह आ जाएगा -p² b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, p² - 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां पहुंचने के बाद p इज अ क्वाड्रेटिक, p² इज क्वाड्रेटिक। अब सवाल आपका कन्वर्ट हो चुका है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के ऊपर। अगर ये स्क्वायर नहीं होता फिर तो बहुत ही आसान था, p - 64 इज ग्रेटर देन जीरो, 64 वहां जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, p + 8 एंड p - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं वहां पर भी आपसे कह के आया था और अभी भी आपसे कहता हूं, वेन एवर यू हैव अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऑलवेज ड्रॉ अ ग्राफ। इससे आपको याद रहता है, आपकी गलती नहीं होती। यानी आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, दो वैल्यूज क्या आई हैं, एक वैल्यू मेरे पास आई है -8 और एक वैल्यू आई है मेरे पास 8। आप कहाँ शेड करोगे? दो ही बातें हैं, आइदर यू विल शेड अबव और यू विल शेड बिलो, और कुछ है ही नहीं। तो वेन एवर द क्वेश्चन हैज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन इट, देखो ये मैंने आपको करा दिया था, यहाँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं थी क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन था। ठीक है, अब शेड करेंगे, अब शेड कर देते हैं, यानी कि ये रहा शेडिंग। अब क्यों कर रहे हैं? दिस कॉन्सेप्ट वाज टॉट इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, टॉपिक्स आर वेरी सब टॉपिक्स, सम ऑफ द सब टॉपिक्स आर वेरी कनेक्टेड। यानी p इज लेस देन इक्वल टू -8, किस तरह से आंसर लिखेंगे? देवर टू फॉर्मेट्स, अगर लेस देन है तो हम तोड़ के लिखते हैं और जोड़ के लिखते हैं, और अगर ग्रेटर है तो भी स्प्लिट करके लिखा जाता है।
याद आ रहा है, और p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। तो सर हमें कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है? मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, जरूरी नहीं है आए, लेकिन 90% आ जाती है। ये तीन केसेस जो हैं, इनके अंदर इनइक्वालिटी का साइन है। तो यहां पे आपका सवाल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे कन्वर्ट हो जाता है अगर जिस अल्फाबेट को आप ढूंढ रहे हो, दिस इज आइदर के, एम, सी जनरली, या पी जनरली, ये अल्फाबेट एग्जामिनर यूज कर रहा होता है। हमें इनकी रेंज ढूंढनी होती है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। वो सिचुएशन उन चार में से ही होगी, ठीक है, उन चार में से ही होगी। जरा क्या मतलब? आंसर आ गया, आंसर क्या है अभी मैं और कराता हूं, लेकिन आंसर आ गया आपका, रेंज आपकी आ गई, पी इज लेस देन इक्वल्स टू -8। हाँ सिद्रा ऑन, नहीं फंसी, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अच्छा, हमें पता ही नहीं यार। ये कॉपी कर लो, फिर मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। आज हम यही करेंगे, लेकिन एक चीज अभी बाकी है। चार ही तो कंडीशन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट्स, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि आप पास में, मैंने आपको कहा था, जितने सवाल देखोगे 10 में से 8 सवाल इस सब टॉपिक के होते हैं, और जो आखिरी चीज रह गई है वो इसी से मिलता जुलता है। वो आज हो जाएगा खत्म ये इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ। लास्ट क्लास में सारा पढ़ाया था मैंने, अब ये वाला सवाल करेंगे, ये भी मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबको ये तो नजर आ रहा होगा ना कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मतलब इसमें तो कोई गलती नहीं कर सकता ना, मतलब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ए बी सी गलत लिख रहा हो। है, मैं लिख देता हूँ इस सवाल में, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ 8। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कंडीशन, यानी बी स्क्वायर -4ac के साथ क्या करें? चार बातें हैं ना, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू। देयर आर फोर डिफरेंट सिचुएशन। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। चलो ये भी इतना मसला बात नहीं है, ये याद ही हो जाता है, ठीक है। टू डिस्टिंग का मतलब है दो अलग अलग आंसर, तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसके अंदर चीजें ठूस देते हैं, मतलब b की जगह आ जाएगा -2k² -4ac। बेटा कंडीशन है टू डिस्टिंक्ट। अब ये हो जाएगा 4k², इट इज कनेक्टेड विद द लास्ट क्लास ऑब्वियसली। अब जैसी ही जो अननोन अल्फाबेट आप ढूंढ रहे हो, दिस इज इनइक्वालिटी। अब जो अननोन अल्फाबेट आप ढूंढ रहे हो, अगर उस पे स्क्वायर लग जाए, तो सवाल आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे कन्वर्ट हो चुका है। द प्रीवियस सब टॉपिक, 32k इज ग्रेटर देन 0। क्या चीज कॉमन है? 4k कॉमन, अंदर बचा k - 32 इज ग्रेटर देन 0। ये सॉरी सॉरी सॉरी, k - 8 इज ग्रेटर देन 0। यहां से पढ़े लिखे बच्चे को दो आंसर दिख जाने चाहिए। दो आंसर क्या दिख रहे हैं आपको? मुझे भी दिख गए दो आंसर, आपको नजर आ रहे हैं दो आंसर? सही, 0 एंड 8। द आंसर के लिखने का तरीका, यू डोंट डिसाइड। आंसर के लिखने का तरीका इज डिसाइडेड बाय द इनइक्वालिटी का साइन। इफ इट इज ग्रेटर, अगेन वी शेड द अबव रीजन, इफ इट इज लेस वी शेड द बिलो वाला रीजन। दो ही तरीके आंसर लिखने के। अभी अगेन कैसे लिखेंगे? या तो जोड़ के लिखेंगे या स्प्लिट करके लिखेंगे। अबव है तो हम तोड़ के लिख रहे होंगे, के इज लेस देन 0 और के इज ग्रेटर देन 8। ये हमने सीखा था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। सर अगर लेस देन होता, अभी लेस देन वाला भी कर लेते हैं यार, ताकि आपको याद आ जाए बातें। अरे वेट करते हैं, कॉपी कर लो। आयशा, ये इस क्लास का कौन टॉप कॉन्सेप्ट ही नहीं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन ना, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का। दुआ आपको भी, ये इस क्लास का लेक्चर ही नहीं है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज इस आपने पूरा ये जो स्टडी करना पड़ेगा, वो ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा ना, ग्रेटर और लेस देन। ये यहाँ समझाया गया था, फिर इसके सवाल कराए थे आपको। आई थिंक दिस वाज लेक्चर नंबर 4।
एक्स तो आएगा ही नहीं, के आएगा। एक्स तो नहीं लिखते ना, जो अननोन अल्फाबेट होता है वो लिखते हैं। जैन यूट्यूब पे है। ग्रेटर में ऐसे थोड़ी लिखते हैं। ग्रेटर में हमेशा तोड़ के लिखते हैं, लेस देन में कंबाइन करके लिखते हैं। एक लेस देन वाला भी कराया था आपको, ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि दो ही चीजें है ना, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर लेस देन होता है तो हम इससे शेड करते हैं। तो अगर नीचे वाला रीजन, ठीक है। दिस इज पार्ट 6। यू हैव टू मेमोराइज नहीं, मतलब आपने ये मेमोराइज, ये मेमोराइज नहीं करना बेटा। ये मेमोराइज के साथ साथ इसके ऑल्टरनेट नेम भी लिखवाए थे आपको। ऑल्टरनेट नेम क्या थे? रिपीटेड रूट्स, टू इक्वल रूट्स, ग्राफ कट दी एक्स एक्सिस, ये भी आपको याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट इज कि दो आंसर हैं तो क्या करना है, एक आंसर है तो क्या करना है, आंसर नहीं है तो क्या करना है। ठीक है। अगेन ये वाला भी कर लेते हैं, ये भी ग्रेटर ही का है। यार अभी आएगा, अभी टॉपिक बाकी है। मुझे आप बताओ, आपको ए बी सी नजर आ रहा है इस सवाल में या नहीं? पहला काम तो अपने आपसे ये पूछते हो, ए क्या है? 1। ये तो इतना मसले की बात नहीं है। बी इज k-2, सी इज 4। अब आप मुझे बताओ, आपको कंडीशन नजर आ रही है? कंडीशन नहीं, नजर नहीं आ रही? इस ऑर्डर में सोचा जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल ठीक। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब था मुख्तलिफ, दो आंसर है तो ग्रेटर देन जीरो। तो हम कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। b² - 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, सारा खेल ही डिस्क्रिमिनेंट का है। ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल ठीक। हम इसमें प्लग इन कर देंगे, k-2 द होल थिंग स्क्वायर -4ac। अब क्या सवाल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा अगर जिस अल्फाबेट को आप ढूंढ रहे हो उस पे स्क्वायर आ जाए। तो कॉन्सेप्ट यहां से उठ के, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे चला जाएगा। और वहां पर आंसर निकालने का तरीका इज थ्रू ग्राफ, एंड दैट इज थ्रू शेडिंग। वो अलग कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ मर्ज हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। इक्वल्स टू में मसला नहीं आता। k² - 4k +4 -16 इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर ही है। लेस भी अभी आ जाएगा। -12 इज ग्रेटर देन जीरो। मिड नंबर ब्रेकिंग आप कर लो, खुद से ग्राफ बना के आंसर लिखो। जब भी आप ग्राफ बना के आंसर लिखते हो आपसे गलती नहीं होती। 2 and 6, लेकिन ऑब्वियसली 2 and 6 नहीं। ज्यादा मुश्किल हो जाता पर हो सकता था, गुड तरीका। आई लाइक, आई लाइक योर तरीका। बिल्कुल, अभी अभी चले जाएंगे। प्रीवियस पार्ट 3 यूट्यूब पे जाके देख लो, लाइन से पोस्ट किया हुआ है, एक टॉपिक मैंने वहां पोस्ट कर दिया था सारा। अच्छा, अब k² -6k +2k -12 इज ग्रेटर देन जीरो। k-6k +2 इज ग्रेटर देन जीरो। सही कर रहा हूँ? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के मार्क्स नहीं होते, लेकिन जो स्टूडेंट इनइक्वालिटी का आंसर ग्राफ से निकालते हैं वो कभी भूलते नहीं। यानी आपके पास आ गया, एक वैल्यू आ गई -2, दूसरी वैल्यू आ गई 6। शेड कहाँ करना है? ये भी ग्रेटर है। अब आप 3 सवाल करने के बाद ही सीख गए होगे क्या करना है, राइट? यानी के इज लेस देन छोटी वाली वैल्यू, एंड के इज ग्रेटर देन बड़ी वाली वैल्यू। ये हमने रेंज ढूंढी क्या है? ये रेंज करेगी क्या? ये के की वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं? ये कॉन्सेप्चुअल बात है जो आपको बाय द वे पता होनी चाहिए।
कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज दिस वैल्यू रिप्रेजेंटिंग? क्योंकि अभी जब हम सवाल करेंगे तो वो अक्सर आपसे पूछ भी लेता है कि इन वैल्यूज के ऊपर, इस पे तो नहीं पूछ सकता वो आपसे। इनका मतलब होता है हमने किस कंडीशन पे ढूंढा है। हमने ढूंढा है टू डिस्टिंक्ट रूट्स के ऊपर। तो अगर मैं इस रेंज में से, नहीं शुएब, अगर मैं इस रेंज में से कोई भी वैल्यू पिक करूं, मतलब 6 से बड़ी कोई वैल्यू बताओ, 6 से बड़ी कोई वैल्यू बताओ, 7, 8, 9, 10, कोई भी वैल्यू अगर मैं पिक करूं, कोई भी, जब मैं यहां पे रखूंगा तो दो आंसर आएंगे। अगर मैं इस रेंज में से कोई भी के की वैल्यू रख कर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आंसर दो आएंगे। सर दो क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने कंडीशन ही दो रूट्स की लगाई है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल 6 से बड़ी क्या वैल्यू है, 7, 8, 8 रख लो, 7 रख लो। जब मैं 7 रखूंगा तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x² प्लस 7 - 2 = 5x + 4। दो आंसर आएंगे, करके देख लेना। 8 पे भी दो आंसर आएंगे, 9 पे भी दो आंसर आएंगे, 10 पे भी दो आंसर आएंगे। यानी इस रेंज के अंदर हमेशा, यानी अगर -2 से छोटी वाली भी रखूं तो हमेशा दो आंसर आएंगे। अच्छा, इस केस में वो आपसे नहीं पूछ सकता कि आंसर क्या होंगे, क्योंकि देर आर इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, <6 पे नो आंसर आएगा, यानी इधर नो आंसर, इस रेंज में नो आंसर आएगा। दिस इज नो आंसर का रीजन, दिस इज टू आंसर का रीजन एक्चुअली। तो यहां नहीं पूछ सकता वो आपसे। वो कब पूछता है आपसे? वो पूछेगा आज की क्लास में, आपसे पूछेगा जब इक्वल्स टू का साइन होता है ना, इक्वल्स टू का, तब वो आपसे पूछ लेता है कि यार आंसर क्या होंगे। लेकिन ये जो हमारे रूट्स आते हैं, ये किधर होते हैं? ये ग्राफ पे किधर होते हैं? अगर हम ग्राफ पे जाएं, यहां से स्टार्ट करें, व्हाट वाज द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस वाज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। एक आंसर कब आता है? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह से कट करता है, तो एक आंसर होता है। नो आंसर यानी डिस्क्रिमिनेंट <<0 कब होता है? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। आई एम डूइंग द रिविजन। और तीसरा सिचुएशन क्या थी? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, <<0 तो आपके दो आंसर आते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह से कट कर रहा होता है। यही सवाल अगर मैं आपसे कहूं, अब पूछूं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं? अलिशबा, मत डराओ मेरे को। आप बोलोगे दो, तो कोई नहीं बोलेगा यार, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, मेरे दो आंसर होते हैं। गुस्सा नहीं दिलाओ मेरे को। आप ये कभी नहीं बोलोगे दो आंसर होते हैं। आप बोलोगे सर प्लीज चैट एंड को होस्ट, कोई भी इंडिविजुअल चैट ना करे, वो नहीं मिलती, ठीक है? जहां को होस्ट लिखा रहा है उस पर बात करो। जब भी आपसे पूछा जाता है क्वाड्रेटिक के कितने आंसर होंगे, आप बोलते हो सर हमें क्या पता, डिपेंड करता है। सर डिपेंड दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं। सर किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है सर, डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर इक्वल्स टू जीरो होगा तो एक आंसर आएगा, <<0 होगा तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है? ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितनी जगह पे जाके कट करेंगे? जी हसनैन, होता है। तो आप बोलोगे अगेन अबू बकर, डिपेंड्स बोलोगे, डिपेंड, दो नहीं बोलोगे, बोलोगे डिपेंड। यानी एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है और एक है स्ट्रेट लाइन, y = mx + c। ये दो जगह से कट कर सकता है, केस नंबर 1। ये आपने पढ़ा हुआ, लेकिन अब सवाल पूछने की वर्डिंग चेंज हो जाएगी, थ्योरी सेम रहेगी। यानी पहला केस क्या है? रेल, रेल, ये हम किस नाम से जानते हैं? ये हम जानते हैं रेल एंड डिस्टिंग के नाम से। ऐसे ही है ना, जब दो आंसर आते हैं। सवाल यहां क्या हो जाएगा? सवाल ये नहीं होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, सवाल की वर्डिंग क्या होगी? वो एग्जाम में थोड़ी सी चेंज कर देगा। वो क्या कहेगा? लाइन मीट्स द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सवाल का वर्डिंग उसने चेंज कर दी। यानी पहले हम इसको जानते थे किस नाम से? रियल एंड डिस्टिंक्ट के नाम से। एग्जामिनर के पास एक और ऑप्शन है, वो ऐसे भी पूछ सकता है, द लाइन मीट्स द कर्व। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर दो आंसर हैं
तो b² - 4ac के साथ क्या करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हाउ डू यू प्ले विद b² - 4ac ग्रेटर देन 0? यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके पास होंगे टू रूट्स, टू आंसर। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यार लाइन कर्व को एक ही जगह से मीट करे, बिल्कुल हो सकता है। आंसर यस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एग्जामिनर क्या बोलेगा, यहाँ एग्जामिनर बोलेगा लाइन मीट्स, वही चार केसेस हैं, वही बस उनकी वर्डिंग बदल गई है। लाइन मीट्स द कर्व एट वन पॉइंट, एक आंसर, और इस टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब छू के गुजर जाना, और इस टेंजेंट, लाइन मीट्स द कर्व एट वन पॉइंट और इस टेंजेंट टू द कर्व। अब खुद सोचो, हो क्या सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ग्राफ हमेशा दो जगह से मीट करे। ऐसे भी तो हो सकता है कि ग्राफ लाइन को छू के गुजर जाए, एक आंसर। आप सबने टेंजेंट पढ़ा है, पढ़ेंगे। यहां क्या होगा, इस इसको हम कैसे जानते थे प्रीवियस सब टॉपिक में, रियल एंड इक्वल रिपीटेड रूट्स, टू इक्वल रूट्स। यहां डिस्क्रिमिनेंट के साथ क्या करना है, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। यहां कितने आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन और कर्व मीट ही ना करें। डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है, टू टेल यू ऑल द सिचुएशन। हाँ, लाइन और कर्व बेचारी मिलेंगी नहीं, लाइन एंड द कर्व सैडली डू नॉट मीट, सबको सब नहीं मिलता। अच्छा, यहां आ जाएगा लाइन डज नॉट मीट द कर्व, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। ठीक है, हम इसको कैसे जानते थे, हम इसको जानते थे नो रियल रूट से, बिल्कुल ठीक। नो, मरियम तुम सिर्फ चैट कर रही हो, लिख भी रही हो, नो रियल रूट्स। और b² - 4ac के साथ क्या करना है, लेस देन 0। कितने आंसर होंगे सर, 0 आंसर। एक केस रह गया, सोचो एग्जामिनर वहां क्या बोलेगा। लाइन एंड द कर्व डोंट एग्जिस्ट, वाह, जारा ने उनका वजूद ही खत्म कर दिया, डोंट एग्जिस्ट। देखो केस 4 है क्या, केस 4 का मतलब है, केस 4 इज अ मर्जर ऑफ केस 1 एंड 2। केस 4 इज अ मर्जर ऑफ केस 1 एंड 2। यानी केस 1 क्या करता है, केस 1 कहता है यार दो जगह से मीट कर रही है, केस 2 कहते हैं एक जगह से मीट कर रही है। तो जब इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जिसको हम जानते हैं रियल रूट्स के नाम से। बहुत जबरदस्त। रियल रूट का मतलब होता है यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लाइन मीट्स द कर्व, फुल स्टॉप। हमारे और आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि हम बता सकें कि यार लाइन कर्व को एक जगह से मीट कर रही है या लाइन कर्व को दो जगह से मीट कर रही है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती, फिर तो फिर तो बहस ही नहीं होती ना। अगर पता हो तो दो जगह से मीट कर रही है तो ये है, एक जगह से मीट कर रही है तो ये है। केस नंबर 4 विच इज एक्चुअली रियल रूट्स, रियल रूट्स का मतलब है आंसर है, इसका मतलब होता है आंसर है, बट वी डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन जो कि ये बताए b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हमें पता होता कि दो जगह से मीट कर रही है तो फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर ही ग्रेटर होता ना, हम इसको ग्रेटर वाला अलग कर देते। अगर एक जगह से मीट कर रही है तो इक्वल्स टू कर देते, लेकिन वी डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। तो अगर खाली लिखा हो लाइन मीट्स द कर्व, तो आप b² - 4ac ग्रेटर देन 0 करके आओगे, यानी 2 और 1 आंसर। तो सर डिफरेंस क्या है जो अभी हम पढ़ रहे, आप पढ़ा रहे इसमें, और प्रीवियस में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही है मना, ये ये टॉपिक का, ये इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता टॉपिक। वाह,
जारा का दिमाग ऐसा चल रहा है, क्वेश्चन लगाता क्या जारा, तुम्हारा माइंड आज बहुत तेज काम कर रही है। देखो इसमें फर्क क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ फर्क है क्या। जरूर केस वन है सिंपल, अगर भाई सिंपल बात है, अगर अगर दो जगह से कट कर रहा है तो आपने बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर देन जीरो करना है। एक जगह से कट कर रहा है तो इक्वल्स टू जीरो करना है। ठीक है, उर्दू में बता रहा हूँ। कट ही नहीं कर रहा तो लेस देन जीरो करना है। और अगर सवाल में लिखा हुआ है कट कर रहा है, बस बताया नहीं कि एक जगह से कि दो जगह से, तो केस नंबर फोर। ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस, आई टेक यू बैक, क्योंकि इधर भी डिस्क्रिमिनेंट का काम है, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, और प्रीवियस सवालों में भी डिस्क्रिमिनेंट का काम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, अब आप देखो, मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए इस केस के। अब आप देखना होगा क्या। दिस इज ओनली वन इक्वेशन इन द क्वेश्चन, दिस इज ओनली वन इक्वेशन, दिस इज ओनली वन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज ओनली वन इक्वेशन इन द क्वेश्चन। ये एक ही इक्वेशन है, दूसरी कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, दूसरी कोई इक्वेशन नहीं है। अब जो केस हम पढ़ेंगे इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। जस्ट लाइक अ साइमल्टेनियस का सवाल होता है ना, दो इक्वेशंस होती हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। सवाल आपसे क्या होगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक में अगर मैं सब कुछ गायब कर दूं, जैसे मैं फाइव कर दूं, अब इसमें कोई अननोन ही नहीं है, अगर इसमें कुछ अननोन ही नहीं है तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक्स, दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल। वो आपसे फिर ये नहीं कहेगा फाइंड द वैल्यू, वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लाइन मीट्स द कर्व। अगर यहां कुछ अननोन नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट पॉप्स अप इन योर लाइफ, डिस्क्रिमिनेंट तब आता है जब आपके पास अननोन अल्फाबेट आ जाता है। ठीक है, तो सर फर्क क्या है, फर्क ये है, यहाँ दो इक्वेशन है। बजाहिर आपको ए बी सी नहीं दिखेगा, पहले आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपने इक्वेट कराना पड़ेगा। इक्वेट कैसे, वाई को वाई के से इक्वेट कराए थे हम, जैसे आप किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, बस ये फर्क है। आपको ए बी सी प्लेट में रख के नहीं दिन मिल रहा, आपको ए बी सी के लिए पहले मेहनत करना है, उसके बाद सवाल वही कैटेगरी में फॉलो होगा। ठीक है, यस वी विल फर्स्ट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, हम इक्वेट कराएंगे क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और द रेंज ऑफ वैल्यूज इन पे इंटरसेक्शन है या नहीं है। अब क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, सिक्स एक्स हो जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया, वी विल इक्वेट वाई टू वाई प्लस फोर माइनस के। यहां पहुंचने के बाद अभी हम इस कैटेगरी के सवाल कर रहे थे। स्टार्ट में ही हमें एक इक्वेशन गिवन थी, ए बी सी प्लेट पे रख के दिया हुआ था, अब ऐसा नहीं है। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हाँ एक और फर्क भी है कि सवाल की वर्डिंग चेंज हो जाएगी। सवाल की वर्डिंग क्या होगी, इट विल बी आइदर दिस दिस, इन चार केसेस में जो पहली लाइन लिखी ये होगी। अब आप बताओगे कि इसमें कौन सा केस है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के साथ क्या करना है, ये आप बताओगे। सिद्रा ने बता दिया, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। ठीक है, ये इतने मुश्किल बात है ही नहीं यार। टेंजेंट का मतलब है एक आंसर, एक आंसर का मतलब है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। सही है, बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो अभी आप इतनी देर से ये तो कर रहे थे सॉल्व। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस सिक्स का, अच्छा ये इक्वेशन है, इक्वेशन अच्छी होती है, इक्वेशन में इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, बस आंसर आ गया खत्म। इक्वेशन में ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ का बनता है, ग्राफ बनता है इनइक्वालिटी में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, आगे आप वैल्यू निकाल लो, अशर जबरदस्त बेहतरीन हो गया, 36। ये ये के क्या बताता है हमें, मैं बताता हूँ आपको। माइनस सिक्सटीन प्लस क्या वैल्यू आ रही है आपकी के की, अच्छा इक्वल्स टू वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के कर क्या रहा है, ये सवाल यहाँ खत्म हो गया, अभी मैं कराऊंगा एक और सवाल ऐसा। ये के की वैल्यू यहाँ खत्म हो गई, के आ गया, ये के करता क्या है, व्हाट डज दिस के डू, हमने के, ये के क्या फिगर आउट करा, ये के हमने ये फिगर आउट किया, ये पूछ भी लेता है, अभी नहीं पूछ रहा, आगे सवाल कराऊंगा तो पूछेगा। ये हमने के की वैल्यू ढूंढ ली जिसपे लाइन और ग्राफ टेंजेंट होंगे, यानी ये ग्राफ है, और के की वैल्यू जब मैं फाइव रखूंगा तो उसका कोई ना कोई ग्राफ बनेगा ना।
इस के पे लाइन ग्राफ को छू के गुजर जाएगी, टच करके गुजर जाएगी इस वैल्यू पे, -5 पे। तो हम क्या आपको ग्राफ बना के दिखाया? अब आपको ग्राफ बना के दिखाया 10 एक्स स्क्वायर -4x, थोड़ी शुष्क के दिखाएं, ++4, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बन गया, +4, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बन गया। अभी मैं इसको जूम कर दूंगा दोनों प्लॉट करने के बाद। लाइन के की वैल्यू में क्या ढूंढी? के की वैल्यू में ढूंढी 5, 2x -5। नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं क्लास को, 2x माइनस, अब जैसे ही मैं 5 रखूंगा, ये 5 हमने ढूंढा ही क्या है, -5 हमने किए कि ऐसी वैल्यू कंडीशन ढूंढ ली जिसपे ये ग्राफ इस लाइन को छू के गुजर जाएगा, या लाइन इस ग्राफ को टच करके गुजर जाएगी, दो जगह से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये तो सारा कॉन्सेप्ट की हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। हाँ, 2x -5, ओए होए 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 होए। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन, ये देखो नजर आया आपको? द ब्लू वाला इज द लाइन, और जो रेड वाला है इज द क्वाड्रेटिक ग्राफ। दोनों किस जगह से कट कर रहे हैं? वाई इंटरसेप्ट छोड़ो, किस जगह, मुझे ग्राफ रीड करके कोई बता सकता है? कोऑर्डिनेट रीड कर पा रहे हो आप? इंटरसेक्शन पॉइंट रीड कर पा रहे हो? के की वैल्यू बता रहे हो आप? इंटरसेक्शन पॉइंट रीड कर पा रहे हो आप ग्राफ के ऊपर? हाय हाय हाय, क्या बात बताई! 3,1, 3,1, 3,1, सबको नजर आ रहा है? यानी आप खुद सोचो, मैं भी आपको क्या पढ़ा रहा था, अगर कोई और के की वैल्यू रखूंगा, देखो अगर मैं कोई और के की वैल्यू रखता हूँ, अभी तो नहीं रख सकता, लेकिन अगर 5 से बड़ी वैल्यू रख दूं, लेट्स पुट 6, तो जाहिर है ग्राफ विल चेंज, डज नॉट मीट, 6 पे डज नॉट मीट, 7 पे डज नॉट मीट, यानी 5 वाहिद वैल्यू जिसपे मीट कर रहा है, और वैल्यू क्या है? 3,1। ये पूछता भी है एग्जामिनर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ये अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन पूछता भी है। सर अगर ये पूछ ले तो क्या करेंगे? अगर ये आपसे पूछ ले कि भाई बताओ कि किस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, तो आपको के को इधर रखना होगा और फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। लेकिन आप के यहां मत रखना, -5, यहां नहीं रखना, मतलब यहां रख भी सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को ऑलरेडी इक्वेट करा चुके हो। तो अगर वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस यस, अगर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है अगर, तो B² -4AC जो से जो पहला वाला स्टेप होगा ना, पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या आया था? 3,1, वहां पुट करेंगे। हमारा भी 3,1 ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ग्राफ अलग बने और पॉइंट अलग है। अगर वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है, तो हम के की वैल्यू को यहां रखेंगे, B² -4AC से एक बिल्कुल प्रीवियस स्टेप के ऊपर, प्लस 4 माइनस माइनस के इज, मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल का पार्ट नहीं है, +9, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो आंसर क्या आ गया, x-, दो आंसर आ ही नहीं सकते, अगर दो आंसर आ गए तो हमारी पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि हमने सॉल्व किया है टेंजेंट पे, और टेंजेंट पे एक आंसर होता है, आ गया 3। अब 3 को उठा के कहीं पर भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, y आपका 1 आ जाएगा। अभी मैं ऐसा पहले सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है, कि जब इंटरसेक्शन पूछे तो हम क्या करेंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अभी मांगा नहीं था लेकिन मैंने समझा दिया क्योंकि अगले सवाल में पूछा गया है, तो हम पहले करेंगे वो वाला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विद द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। तो मुझसे अगर कोई ये पूछना चाह रहा है कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं रखा, भाई आप यहाँ पे रखोगे, अगर आप यहाँ पे -5 रखते हो बेटा, अगर आप यहाँ पे -5 रखोगे, तो फिर इसको उठा के यहाँ रखोगे वापस, 2x -5, तो ये सारा काम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। प्रयास अभी जाऊंगा, यस। तो पहले तो हम ये पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, लेकिन पहला पार्ट आप करो जरा इस सवाल का, पहला पार्ट आप करो, बिल्कुल सेम ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। पहला पार्ट सबसे होना चाहिए, हाँ। वेट 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 वेट,
सबसे पहले अगेन इक्वेट कराओ, y इज इक्वल टू वाई, अगेन सेम सिचुएशन टेंजेंट वाली, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहला काम है के निकालना। के एट नहीं है, नो, के इज नॉट एट। द फर्स्ट स्टेप इज टू इक्वेट। ठीक है, अभी ए बी सी हमारे पास नहीं है। इस सब टॉपिक में और प्रीवियस सब टॉपिक में फर्क क्या है, वहां ए बी सी प्लेट में रख के दिया होता है, यहाँ पे ए बी सी की मेहनत करना होती है। के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स इज माइनस एट एक्स, फाइव माइनस माइनस थ्री इज एट इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी लुक एट द कंडीशन। कंडीशन फिलहाल मैंने टेंजेंट वाला ही समझा रहा हूँ। ये वाहिद केस है, ये वाहिद केस है जिसके अंदर वो आपसे इंटरसेक्शन का पॉइंट पूछ सकता है। नाउ वी अप्लाई द डिस्क्रिमेंट, क्योंकि सारा खेल ही डिस्क्रिमेंट का है इस सब टॉपिक के अंदर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, 64 माइनस 32 के इज इक्वल्स टू जीरो, के इज इक्वल्स टू टू। सिर्फ इसी केस में आंसर पूछ सकता है, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, क्योंकि बाकी में रेंज होती है तो हम बता नहीं सकते। आंसर इज टू, यानी के की वैल्यू इज टू। ये हमने के क्या ढूंढा है, हर के पे, अब खुद सोचो ना, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया, हर के ऊपर एक अलग ग्राफ बन रहा होगा या अलग लाइन बन रही होगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एक वाहिद वैल्यू होगी जिसपे लाइन और ग्राफ छू के टच करके गुजर जाएंगे, और वही उसने मांग लिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ये रहा क्वाड्रेटिक ग्राफ बिल्फर्स, और लाइन उसको ऐसे छू के जा रही है। ये जो पॉइंट है पी, पी है ए, अपने को ये ए ढूंढना है। तो दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक बेवकूफ होंगे जो के को याद रखेंगे दोबारा और सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो के को कहाँ रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से पहले वाले स्टेप में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे के रखेंगे, और फिर वो देखेंगे कि एक ही आंसर आएगा, दो आंसर आ ही नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि टेंजेंट में एक आंसर आता है। रखो इधर, मैं भी रखता हूं आपके साथ। टू जेड, तुम कब आए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन, टू कॉमन है, फाइव एक्स माइनस थ्री में नहीं कर सकते हैं, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। जाहिर है दिस केस इज रिपीटेड रूट्स। वाई कैसे आएगा, वाई आप क्वाड्रेटिक में भी पुट कर लो, वाई आप क्वाड्रेटिक में भी पुट कर लो, फाइव एक्स माइनस थ्री, y इज इक्वल टू फाइव इंटू टू माइनस थ्री, सेवन। वाई कैसे आता है, आप इधर पुट कर दो या इधर पुट कर दो, इधर पुट करोगे तो के की जगह के की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, दोनों से ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा। और क्या आंसर आ रहा है आपका, आ रहा है आंसर सेवन। देयर फॉर ए के कोऑर्डिनेट हो गए टू कॉमा सेवन। ये वाहिद केस है, वाहिद, जिसमें वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ सकता है, बाकी केस में नहीं पूछ सकता। हाँ, अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं आपको इनइक्वालिटी वाला भी करा दूं। इनइक्वालिटी वाले में कभी वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछ सकता, क्योंकि वहां पर रेंज बनती है। अगर सवाल में देखो, यहाँ तो लिखा हुआ है ना के इज इक्वल टू टू, अगर वो कहता के इज लेस देन टू, तो फिर तो हमारी बहस ही खत्म नहीं होगी यार, कि कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, नहीं बेटा, कि एट कहाँ से आ रहा है, 64 डिवाइड बाई 32 इज टू। मैं पूरा पेज दिखा दूं आपको, लो जी। के तो वो अननोन है ना, एग्जामिनर ओनली आस्क फॉर द कोऑर्डिनेट इन रियल एंड इक्वल रूट्स। इन टेंजेंट वाला केस, जब एक आंसर होता है तो वो आपसे, यानी तो वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि कौन सा कराऊं,
ये वाला कराता हूं। यहां नहीं पूछ सकता आपसे, इक्वल्स टू जीरो वाले में पूछ सकता है। यहाँ क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, अभी आपको आंसर भी मिल जाएगा कि यहाँ क्यों नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब यहां पे लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। डू नॉट का मतलब है लाइन कर्व को मीट नहीं कर रही, हमें उसके लिए वैल्यू ढूंढनी है। तो फर्स्ट स्टेप इज सेम। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यू इक्वेट बोथ द ग्राफ्स, देन यू रीअरेंज, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड। सबको आप ऑर्डर में रखते हो, एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट। ठीक है, एक मिनट वेट करो, अनिक कर लो तो बताना। नाउ विल कम असाइनमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक्स। अब असाइनमेंट आएगा क्वाड्रेटिक का, और उसमें देखना सारे सवाल यही भरे होंगे। अच्छा खैर, विल इक्वेट एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू के एक्स -3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप सबको एक साइड पे लेके आओ, एक्स स्क्वायर -2x के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के एक्स प्लस 4। अब आपको पता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए बताओ आदम, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। एक्स स्क्वायर विल टेक कॉमन 2 प्लस के प्लस 4। अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाया, अभी हमने ए बी सी निकाल रहे हैं, हम अभी हम ए बी सी अपना सही कर रहे हैं। ए बी सी, ए वन है, बी टू प्लस के एंड सी इज 4। ठीक है, सेट है। इसके बाद क्या करेंगे, महत यस, इसके बाद करेंगे कंडीशन, डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब है बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन जीरो क्यों, क्योंकि डू नॉट इंटरसेक्ट। यानी 2 + kb² -4ac लेस देन 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 4k, अशर ये नहीं करो, +k² -16 लेस देन 0, you will get a quadratic, and this is a quadratic inequality। अब सवाल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व होगा, जो हम पहले भी कर रहे थे। इनइक्वालिटी वाले केस में मसला है, द क्वेश्चन गोज फ्रॉम दिस सब टॉपिक टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बयान पूछो। बताओ क्या मिडिल टर्म ब्रेकिंग हुई। यस, सर्कल इज एक्चुअली क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का पार्ट, बट मैं सर्कल को एज अ फोर्थ टॉपिक कराता हूँ अपने पैटर्न में। आपके पास आ रहा है। ओहो, बड़ी मेहनत से असाइनमेंट बनाया। ये आ गया k +6 k -2 < 0। इसके बाद प्लीज डू नॉट फॉरगेट आंसर इज थ्रू ग्राफ। अब हो जाएगा। क्या कह रहे हो फयाज, ये हो गया -6, ये हो गया 2। अब हमारे पास दो तरीके आंसर लिखने के, एक तरीकेकार क्या है, ग्रेटर देन है तो आउटर रीजन शेड कर देते हैं, लेस देन है तो नीचे वाला रीजन शेड कर देते हैं। आंसर आ चुका है, आंसर क्या है, के इज बिटवीन -6 and 2। याद आ गया आपको कैसे आंसर लिखते हैं। अगर लेस देन है तो नीचे वाला रीजन शेड करते हैं और कंबाइन करके आंसर लिखते हैं। ग्रेटर देन है, वो हमने स्टार्टिंग में 3 सवाल भी किए थे। दो ही तरीके हैं इनइक्वालिटी लिखने के। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो या किस के की वैल्यू के ऊपर, पूछ ही नहीं सकता।
अगर इंटरसेक्शन आ भी रहा होता, रियल रूट्स भी होते, तब भी नहीं पूछ सकता था वो आपसे, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं यार इस रेंज में से मुझे कोई वैल्यू बताओ, इस रेंज में से मुझे कोई वैल्यू बताओ, सिर्फ सिर्फ इक्वल टू पे पूछ सकता है। हाँ, तो क्या आप बता सकते थे मुझे वैल्यू? ना। क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि एक बच्चा कहेगा सर देखिए इस रेंज में -5 आ रहा है, एक कहेगा नहीं सर -4 आ रहा है, एक कहेगा नहीं सर -3 भी तो आ रहा है इस रेंज के अंदर, एक कहेगा नहीं सर 1 आ रहा है। देर इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। ठीक है, बात समझ में? देर इज अ नेवर एंडिंग डिबेट, तो इस केस में वो कभी आपसे पूछ ही नहीं सकता। अब हमारी इसकी एक और क्लास होगी, लेकिन वो असाइनमेंट की क्वेरीज क्लास होगी। टेक्निकली आर टॉपिक इज कंप्लीट, लेकिन मैं जाते जाते एक चीज आपको लास्ट में एंड में करा दूं। दिस इज रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक ग्राफ, दिस आई डोंट थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर ए लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये ए लेवल्स में कभी नहीं आया। आ जाएगी यूट्यूब पे। ये ए लेवल्स में कभी टेस्ट नहीं हुआ। और असाइनमेंट में वाश मान मना इतने ज्यादा, लेकिन एडमेस में है ये, तो हम इसको कर लेते हैं, हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, कोई चीज स्किप नहीं करते हम इसको कर लेते हैं। ये पहला पार्ट क्या है, जल्दी से कराऊंगा ये। इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। मैं जल्दी से कराऊंगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, जब हम बहुत छोटू से थे इस टॉपिक में। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, याद आया टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। पहला पार्ट हम फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि हमें एक्चुअली सेकंड पार्ट पढ़ना है। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, हसनैन भाई ना छोटू से तो थे, -6/2a। ये आ गया 2 × 12, आंसर आ गया आपके पास 1/4। सही है। अब अब आप क्या करोगे? अब आप सबसे पहले y निकालो, y कैसे आएगा? y निकालो। ये मैंने स्टार्ट में पढ़ाया। y इक्वेशन में रख के आ जाएगा। एक मिनट, y आ जाएगा आपके पास, y मुझे भी वैल्यू बता दो। y आपके पास आ रहा है 12 × 1/4। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, -6 × 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5। इसकी वैल्यू आ रही है 17/4। ठीक है, 4.25 भी लिख सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू p। हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म क्या है? p x - q द होल थिंग स्क्वायर प्लस r। ठीक है। अब p की जगह क्या आएगा? p की जगह आपके पास आ जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 12। ये सारी पहले और सेकंड सेकंड लेक्चर की कहानी है एक्चुअली। क्वाड्रेटिक पार्ट 2 में आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। ये मुझे नहीं पढ़ाना, ये हम कर चुके, बहुत आसानी से कर चुके। हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? सेकंड पार्ट आपके पास है ये 1/12 x² -6x + 5। नजर आ रहा है? आप इसको देखो और हेडिंग पढ़ो। 17/4 पॉजिटिव ही है। इसको देखो और हेडिंग देखो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अगर कहूँ 5 का रेसिप्रोकल तो वो हो जाएगा 1/5। 6 का रेसिप्रोकल 1/6। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर रेसिप्रोकल ग्राफ दिख रहा है ना, ये रेसिप्रोकल है, तो इसके लिए पहले नोट लिख लो। नोट क्या है इसका आंसर? नोट। एक मिनट आओ। नोट क्या है? ये पहले भी पढ़ाया था आपको। एक्स कोऑर्डिनेट विल
नॉट चेंज। बहुत आसान करके लिखवा देता हूं और इसके समझा भी दूंगा। अगर आपका ग्राफ एफ एक्स या वाई, अगर आपका ग्राफ रेसिप्रोकेट हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, वाई कोऑर्डिनेट विल रेसिप्रोकेट, यानी ए अपॉन बी से वो बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप नोट भी देखो तो बगैर समझे, ऐसा सवाल एएस में आज तक टेस्ट नहीं हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। इसका टर्निंग पॉइंट क्या था? इसका टर्निंग पॉइंट था 1/4। इसका y कोऑर्डिनेट क्या था? 17/4। ये हम टर्निंग पॉइंट निकाल चुके थे। ठीक है, x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, y कोऑर्डिनेट विल रेसिप्रोकेट। मतलब अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ 1/, हो रहा है, 1/, का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, y कोऑर्डिनेट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोई बताएगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जबरदस्त, ये हो जाएगा 4/17। इतना सी बात है, 4/17। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट लेना है तो आप डेस्मॉस कैलकुलेटर करना, जो मैंने आज दिखाया था आपको, उसमें ये वाला ग्राफ प्लॉट करना और फिर उसके नीचे दूसरा ये वाला ग्राफ प्लॉट करना। खुद से करके देखना, खुद आप देखोगे कि एक ग्राफ बनेगा और दूसरा ग्राफ बनेगा। वो ऐप फ्री है, यस। माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं करना, सिर्फ रेसिप्रोकल बोला, माइनस नहीं बोला। रेसिप्रोकेट का मतलब नेगेटिव नहीं होता। ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल होता है बी अपॉन ए, रेसिप्रोकल नहीं बोला। तो आप नोट करोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, डेस्मोस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट उसका फ्लिप हो जाता है। जैसे अगर ये 17/4 है तो ये क्या आ जाएगा? 4/17। ठीक है, अगेन दिस हैज नेवर बीन टेस्टेड इन ए लेवल्स, एडमेट में है। मैं करा देता हूँ क्योंकि अपनी बुक्स में है ये कॉन्सेप्ट, आज से में कभी नहीं आया। बट दिस एंड्स आवर टॉपिक क्वाड्रेटिक। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट सर्कुलर मेजर। इसकी एक क्लास और रखते हैं हम, या तो क्लास होगी या आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ असाइनमेंट की क्वेरीज। हाँ, अब असाइनमेंट आपने करना है, ठीक है, क्योंकि इसका असाइनमेंट अब ड्यू हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह।